ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर रुबरुमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे हम फतेहपुर में जिस मकबरे को लेकर 11 अगस्त यानी बीते कल बवाल हुआ, वो विवाद अब सियासी रंग ले रहा है। दरअसल फतेहपुर के अबू नगर में कल सुबह बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के करीब 2000 लोग ईदगाह में जो मकबरा बना हुआ है वहां पहुंच गए थे। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर यहां पर भगवा झंडा लगा दिया था। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा पाठ देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। इसके बाद करीब 1500 मुस्लिम ईदगाह पर पहुंच गए। पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सक्रिय और कब्जे में नई दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट परिसर में आग लगने के कारण अस्पष्टीकृत नकदी की बरामदगी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण हमें 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी, धन, मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।
हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से यह भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। वेदाक चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी स्थगन सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय,
मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 3 in the revised list of business for today. Thank you. आइटम नंबर 4, श्री रामदास अठावले। Respected Speaker, रामदास अठावले। I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4. पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में मंजूर। आपने स्पीकर ओम बिरला को सुना, जिनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई। 31 जुलाई को प्रस्ताव मिला था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। कमेटी का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक हाई कोर्ट के जज हैं और एक कानूनविद हैं। जो 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल लोग हैं, उनमें जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस मनिंदर श्रीवास्तव और कानूनविद बीवी आचार्य, इन 3 को शामिल किया गया है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए अब आगे की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में मंजूर। लोकसभा ने जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव मंजूर करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन का ऐलान कर दिया है, जो इस मामले में अब आगे की जांच करेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार एक सदस्य के तौर पर शामिल हैं। इसमें मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस मनिंदर श्रीवास्तव, वो एक सदस्य के तौर पर शामिल हैं और कानूनविद बीवी आचार्य हैं, जिन्हें इस कमेटी में सदस्य के तौर पर रखा गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव मंजूर और आगे की कार्रवाई किस रूप में होगी, उसके हिसाब से कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। लगातार जो है इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि जो इम्पीचमेंट का जो नोटिस दिया गया है, इसको कब टेकअप किया जाएगा। तो अभी जो कुछ देर पहले ही जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन हमारा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि जो जब ऐलान किया गया है तो उस दौरान जो लोकसभा के स्पीकर ने कहा है कि जल्द से जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, क्योंकि यहां पर एक जो क्लॉज होता है वो ये होता है कि 90 दिनों के भीतर, लेकिन यहां पर 90 दिनों की बात नहीं कही गई है। ये कहा गया है जल्द से जल्द ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा में सबमिट करे। तो यानी साफ तौर पर जो है सरकार और विपक्ष का ये जो साझा मोशन है, ये बताना भी जरूरी है कि लोकसभा में ये जो इंपीचमेंट का नोटिस दिया गया था, ये ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से, सरकार और विपक्ष के जो तमाम जो है सांसद हैं, जिसमें जो है सरकार के तमाम मंत्री और नेता तो शामिल हैं ही, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत जो तमाम विपक्ष के भी सांसद हैं, उन्होंने भी इस मोशन के नोटिस पर हस्ताक्षर किया था। तो आज ये जो नोटिस टेकअप हुआ है, जिसके बाद में ये कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि कमेटी बनाई गई है, यहां पर ये सरकार और विपक्ष का एक साझा नोटिस था, जिसको लोकसभा स्पीकर ने पहले तो ये कहा कि हम इन नियमों के तहत ये कार्रवाई जरूरी है और इस वजह से कमेटी का गठन कर रहे हैं। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि हम मोशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने प्रस्ताव को मंजूर किया और बाद में जो कमेटी बनाने का ऐलान किया है, उसमें उन्होंने जो बात कही है वो अपने आप में फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं कि जल्द से जल्द ये 3 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। और इसको लेकर के जो है एक थोड़ा सा चर्चा जरूर हो रही थी कि क्या 90 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि 90 दिनों के भीतर कभी भी रिपोर्ट आ सकती है और उसी बात का जिक्र लोकसभा स्पीकर ने भी किया है कि जल्द से जल्द कमेटी देगी अपनी रिपोर्ट। जी आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष का ही रुख कर लेते हैं। आशीष, कम से कम जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने वाला प्रस्ताव, उसके मामले में ही पक्ष और विपक्ष दोनों की एकजुटता दिखी है। मेरे ख्याल से मॉनसून सत्र में ये पहला मौका होगा जब एक सहमति किसी एक मुद्दे पर बनती हुई पक्ष में नजर आई। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और कई लेजिस्लेटिव बिजनेसेस को लेकर के सरकार ये आरोप लगा रही थी कि विपक्ष साथ नहीं आ रहा है, कई जो बिजनेसेस थे उसमें अड़ंगा लगा रहा है और इस वजह से काफ़ी हमने बात विवाद भी देखा। लेकिन ये एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट बना है, एक बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है
पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में जब इस तरह से लोकसभा स्पीकर ने एक हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए 3 मेंबर्स की कमेटी बना दी। ये एक्सपेक्टेड था रोमाना, पहले से हमें इस बात के हिंट्स मिल रहे थे कि कमेटी गठित की जाएगी। हमारे कॉलीग्स ने पहले भी ये खबर दी थी कि इस तरह से कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद जैसा अंकित बता रहे थे कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है इस 3 सदस्यीय समिति से कि वो जल्द से जल्द देंगे और राष्ट्रपति को प्रस्ताव दिया जाएगा जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए। ये एक ऐसा इशू था जिसको लेकर के हमने देखा कि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ गई थी। इस तरह से चर्चाएं थी कि ऑपोजिशन के प्रस्ताव को उन्होंने किस तरह से एक्सेप्ट कर लिया था, एडमिट नहीं किया था राज्यसभा में, उसको लेकर के बड़ा पॉलिटिकल बात विवाद हुआ था। उसके बावजूद सरकार ये चाह रही थी कि इसको पहले लोकसभा में इनिशिएट किया जाए। मुझे अभी भी याद है कि कई साल पहले एक जज का, हालांकि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया अलग होती है, ये प्रक्रिया थोड़ी अलग है। राज्यसभा में कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे सौमित्र सेन। मैं उस समय प्रेस गैलरी में कवर कर रहा था जब उनकी इम्पीचमेंट करी जा रही थी बाकायदा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। हालांकि वो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पूरी होती उससे पहले ही सौमित्र सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो पहले ऐसे जज थे जिनको पार्लियामेंट से इम्पीच किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद दशकों बाद ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है लोकसभा में पार्लियामेंट की तरफ से, संसद की तरफ से, जो ये 3 मेंबर कमेटी बना दी गई है। और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है रोमाना कि कितनी जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच करके अपनी रिपोर्ट वो पेश करते हैं और राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव भेजा जाता है इस जज को हटाने के लिए। और ये बड़ा जो एक कदम है लेजिस्लेचर के सुप्रीमेसी का, वो आगे देखने को मिलेगा जब इस संबंध में राष्ट्रपति प्रस्ताव जब उनके पास जाता है और उसके बाद वो आखिरी कार्रवाई करती हैं और जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाया जाता है। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित के पास जरा लेकर चलते हैं एक बार दर्शकों को। अंकित, ये एकजुटता जो संसद में दिखी है और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ये जो प्रस्ताव आया है, पक्ष विपक्ष दोनों सहमति से इस प्रस्ताव को लेकर आए, इस बात को रेखांकित स्पीकर की तरफ से भी किया गया। और जैसा कि आप बता रहे थे कि साहब वो प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है और साथ ही 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी के पास हालांकि 90 दिन का वक्त होता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि जल्द से जल्द ये कमेटी जो वो अपनी रिपोर्ट दे। हालांकि यहां पर दर्शकों को ये बताना भी महत्वपूर्ण हो जाता है अंकित कि जस्टिस यशवंत वर्मा, उनकी तरफ से कोशिशें तमाम की गई हैं खुद को बचाने की। सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा उनकी तरफ से खटखटाया गया, जहां से खाली हाथ उनको लौटना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और शायद हमारा ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से ये जो इम्पीचमेंट जो मोशन था, ये हमको जैसी जानकारी मिली थी कि सरकार की एक कोशिश ये भी थी कि जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी उसके शुरुआत में लाया जाएगा, लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था लिहाजा सरकार ने भी थोड़ा सा जो वेट करना जो मुनासिब समझा, क्योंकि यहाँ पर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उसके बाद ये इम्पीचमेंट का जो मोशन का जो नोटिस है ये लोकसभा के जो है स्पीकर की तरफ से एक्सेप्ट किया गया। लेकिन रोमाना यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अब ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो रिपोर्ट आएगी, जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है उसकी रिपोर्ट आते ही इंपीचमेंट हो जाएगा। उसके बाद भी जो अभी यशवंत वर्मा है उनको यहाँ पर यानी कि कमेटी के सामने जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर उनको अपना पक्ष रखने का एक बार फिर से मौका दिया जाता है। जो कोई भी अगर जज होता है जिसके खिलाफ इंपीचमेंट का नोटिस एक्सेप्ट होता है, मोशन एक्सेप्ट होता है, तो उसके बाद में उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना सुने उनकी बात उनका इंपीचमेंट कर दिया जाएगा। तो प्रक्रिया इसकी जो शुरुआत होती है वो इस तरीके की कमेटी के फॉर्मेशन से होती है। उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उस पर सदन में चर्चा भी मुमकिन है, उस पर सदन में चर्चा होगी और जो तमाम जो पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो इस पर अपनी राय रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो है कमेटी की रिपोर्ट आई और इंपीचमेंट हो गया, उसके बाद की भी प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाएगा। लेकिन ये एक शुरुआत जरूर है, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी जो है आप लोग आशीष भी कर रहे थे कि यहां पर एक ऐसा मोशन है जिसको लेकर के पक्ष और विपक्ष एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ नजर आया है इस पूरे सत्र के दौरान, और इसी वजह से ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भी है। जी, तो मतलब आशीष, ये कहा जा सकता है क्या कि फैसले के लिए इंतजार वो शीतकालीन सत्र तक करना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले जब आपको एग्जाम्पल दे रहा था सौमित्र सेन का, तो अंकित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्हें मुझे याद है कि गैलरी में जहाँ पर सांसद बैठे रहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ सांसद बैठते हैं, जैसे ये लोकसभा में जब इम्पीचमेंट होगा तो बाकायदा जो डोर्स होते हैं, आप देखती होंगी पार्लियामेंट में जिन दरवाज़ों से अंदर दखल होते हैं सदन के अंदर सांसद, वहाँ पर एक जगह खड़ा होने के लिए एक तरह से कटघरा बनाया जाता है जहाँ पर वो उस जज को बुलाया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए। उनकी प्रेजेंस में तमाम सांसद जिरह करते हैं, उनको हटाने की अपनी
दलीलें देते हैं और उसके बाद उस संबंधित जज को मौका दिया जाता है कि वो अपनी दलील दे सांसदों के सामने और उसके बाद इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। जब राष्ट्रपति इस पर फैसला कर लेंगे उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और संभव है इस बात की जो प्रोसीजर्स है उसके मुताबिक निश्चित तौर पर शीतकालीन सत्र तक का हमको इंतजार करना पड़ेगा और उनको भी मौका मिलेगा, कमेटी के सामने भी मौका मिलेगा और इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के दौरान भी मौका मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बात मैंने खुद अपनी आंखों से जब सौमित्र सेन की इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही थी तब देखा था, तो शीतकालीन सत्र के दौरान काफ़ी इससे संबंधित लेजिस्लेटिव ड्रामा भी हमें देखने को मिलेगा। किस तरह से जस्टिस वर्मा अपने आप को फिर से एक बार डिफेंड करने की कोशिश करते हैं वो भी देखने को मिलेगा और फिर फाइनली जा करके मुझे लगता है कि उनको इम्पीच किया जाएगा। आशीष, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि आप बार बार जस्टिस सौमित्र सेन वाले मामले का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। उस मामले में क्या इसी तरीके से कमेटी का गठन हुआ था या वो मामला सीधे इम्पीचमेंट के लिए आया था? नहीं, बिल्कुल समिति का गठन हुआ था। हाँ। और उसके बाद प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव को जब कबूल किया गया उसके बाद राज्यसभा में उनको इम्पीच करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जो कि इम्पीचमेंट लोकसभा में भी होना था। लेकिन राज्यसभा में ही जैसा मैं आपको बता रहा था कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया खत्म होती उससे पहले इस बात को एहसास करके कि पूरा सदन एकजुट हो गया था उनको इम्पीच करने के लिए, और जब उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी उनको इम्पीच करता है उनके आर्ग्यूमेंट सुनने के बावजूद, तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए मैंने आपसे कहा कि टेक्निकली हम ये नहीं कह सकते कि उनको संसद ने इम्पीच किया था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को मैंने देखा था और उसको देखते हुए मैं ये कह रहा हूं जो अंकित कह रहे हैं यही प्रक्रिया होगी और शीतकालीन सत्र के दौरान भी कमेटी के सामने भी और सत्र के दौरान लोकसभा में भी उन्हें बोलने का मौका मिलेगा और उसके बाद फिर उनकी इम्पीचमेंट लोकसभा से करेंगे। यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि इस मामले में क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो साफ तौर पर दिख रहा है अंकित गुप्ता कि पक्ष और विपक्ष जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर एकजुट हैं। वो जिस तरीके के संगीन भ्रष्टाचार वाले आरोप जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे, उसके बाद जो प्रस्ताव आया उसमें जैसा कि आप बता रहे थे कि साहब सत्ता पक्ष न सिर्फ बल्कि विपक्ष और वो भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम सांसदों के हस्ताक्षर इस प्रस्ताव पर ही मौजूद है। तो ऐसे में यहां पर भी देखना दिलचस्प होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा क्या अपने रुख पर अड़े रहते हैं या फिर जो पिछला उदाहरण जिसका जिक्र आशीष कर रहे हैं सौमित्र सेन वाला, ये भी फैसले से पहले इस्तीफा दे देंगे। अंकित, बिल्कुल रोमाना, ये एक दिलचस्प पहलू रहेगा अब जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर है ये महत्वपूर्ण क्यों है। ये महत्वपूर्ण इस वजह से जब मैंने कई कानूनी जानकारों से भी बात की है तो उन्होंने कहा कि देखिए आज की तारीख में जस्टिस वर्मा अपने पद पर बने हुए हैं। ऐसे में भले ही जो है सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट आई थी और या फिर जो है अभी ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या फिर ये जो कमेटी का गठन किया गया उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो तो उसके बेसिस पर अभी जो है फिर भी वो अपने पद पे रहेंगे जब तक उनको इम्पीच नहीं किया जाता। तो ऐसे में उनके खिलाफ अगर कोई आरोप है तो उस मामले की जांच कानूनी तौर पर सही मायने में तभी आगे बढ़ पाएगी जब वो अपने पद से हट जाएंगे, क्योंकि एक सिटिंग जज के खिलाफ आरोपों की जांच उस तरह से मुमकिन नहीं है। और संभवतः जो कुछ कानूनी जानकारों से हमने बात की है, वरिष्ठ वकीलों से बात की है, उन्होंने जरूर कहा कि ये मामला इस वजह से भी पेचीदा है क्योंकि यहाँ पर उनके खिलाफ जो है एक जो बड़ी मात्रा में उनके घर से कैश बरामद हुआ है जिसका वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सके हैं। तो ऐसे में जांच एजेंसी अपनी जांच करेगी तो उसके लिए उनसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी, उनके परिवार के लोगों से, उनके नजदीकी लोगों से, और खुद के जस्टिस वर्मा को उन सवालों का जवाब देना होगा और प्रोसिक्यूशन तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो अपने पद पर नहीं होंगे। इस वजह से उनको उनके पद से इम्पीच करना जरूरी है, यानी कि महाभियोग प्रस्ताव ला करके उनको हटाना जरूरी है और ये एक बड़ी वजह है। लेकिन जिस बात का जिक्र आशीष कर रहे हैं, इससे पहले जो सौमित्र खान का केस हुआ था, उन्होंने जब इम्पीचमेंट का मोशन चल रहा था जो एक्सेप्ट किया गया था उसी के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या जस्टिस वर्मा भी उसी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए इस्तीफा देंगे या फिर उनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव के तहत उनको महाभियोग करके हटाया जाएगा उनके पद से? ये एक दिलचस्प पहलू होगा। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण चीज होगी कि मुझे लगता है अब तक का जो मुझे जो है यहाँ से फील मिला है संसद भवन से कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस मुद्दे पर एक स्वर में आपको बोलते हुए नजर आएंगे, यानी कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का ये मुद्दा है जिसका जिक्र अभी ओम बिरला जी ने भी किया, लोकसभा के स्पीकर ने भी। तो इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक स्वर में आपको बोलते हुए नजर आ सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और कार्रवाई क्यों जरूरी है। दूसरी चीज, जस्टिस वर्मा को भी पक्ष रखने का मौका मिलेगा। तो एक तरीके से रोमाना अगर हम ये कहें आसान शब्दों में बताने के लिए कि अभी तक जस्टिस वर्मा जिस तरह से वो कोर्ट में होते थे और उनके सामने जो है अलग अलग आरोपी आते थे, वो अपनी बात रखते थे, तो कुछ उसी तरीके से अब कटघरे में कौन है? जस्टिस वर्मा है। और जो न्यायपालिका में वो जज की भूमिका निभाते थे वहां पर लोकसभा के स्पीकर होंगे और जो तमाम जो है सदस्य संसद के होंगे वो अपनी बात रखेंगे और उन दलीलों के आधार पर, उन बातों के आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार
आधार पर तय होगा कि कैसे जस्टिस वर्मा का इंपीचमेंट का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा और उनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में मंजूर हुआ है और सर्वसम्मति से सभी सांसदों ने, पक्ष विपक्ष ने मिलकर इस प्रस्ताव को मंजूर किया है और साथ ही स्पीकर की तरफ से 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है जो इस मामले में जांच कर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी। की तस्वीरें हम दिखाते हैं, वहां पर फतेहपुर के मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। आपको प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। यही कहना चाहता हूँ, आपके पार्टी के अध्यक्ष ने घोषणा की और वहाँ सफाई दर्ज हो गई, मुकदमे में उनका नाम नहीं है। अरे अब है कि नहीं, पार्टी के जिला अध्यक्ष ने घोषणा की। आपका मन नहीं है क्या चलाने का? पूरा जवाब आ गया सरकार की तरफ से। एक घटना हुई है, कल ही उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया। चलिए कल एक सुनिए कल एक जो एक मिनट, अगर आप लोगों में से मेरा निवेदन है, मेरा सुन लीजिए प्लीज। मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप में से कुछ सदस्य हाउस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हर मामले के अंतर्गत कुछ न कुछ कर रहे हैं। मेरा मन और सरकार का मन यह है कि हाउस चले। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किसी विषय को लेकर अपनी बात रखी, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है। अगर आप मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, अगर आप विषयों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, जो नोटिस आपने नियम 56 के अंतर्गत दी है और उसको चर्चा करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चलो। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप हाउस बंद करवाना चाहते हैं, तो मैं आज वो भी उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरा मन नहीं था कि हाउस बंद हो, मेरा मन यह था कि सारी चर्चाएं हो, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, मेरा ऐसा मन था। अगर आप लोगों का मन नहीं है हाउस चलाने के लिए तो आप बता दो, आपका मन नहीं है तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप जनता की समस्याओं के बारे में चर्चा करें, अगर आपकी रुचि नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूँ। नहीं, आप लोग अगर आपको बोलना है तो आपकी बात आई है तो उसको ऐसे इस प्रकार के अनारकी नहीं कर ना, सॉरी, मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। नेता प्रतिपक्ष ने कोई विषय उठाया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि कल ही FIR करा दी गई है और जिनके खिलाफ FIR कराई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वो सारी बात आ गई। अगर आप देखिए, आज आपके नियम 56 के अंतर्गत जितना आपने मेरे से अपेक्षा करी थी कि सारी नोटिस मैंने ले ली, आज तक जो जितनी भी नोटिस नियम 56 के अंतर्गत कभी भी नहीं ली गई होंगी, वो सारी आज मैंने स्वीकार कर ली और सब स्वीकार करके मैं सब पर बोलने के लिए आपको मैं इस सदन में घोषणा करता हूं कि विपक्ष सरकार को अवसर देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं है। आप जनता की समस्याएं उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिन नियमों के अंतर्गत आपने आज स्कूल मर्जर के ऊपर एप्लीकेशन दी, बिजली के ऊपर दी, स्वास्थ्य के ऊपर दी और अन्य विषयों को प्राप्त दी, मैंने सारी आपकी सूचनाएं स्वीकार करी हैं और सबको सूचनाएं स्वीकार करने के बाद मैं आपको अवसर दे रहा हूं कि अगर आपका मन है उनके ऊपर चर्चा करने का, अगर आपका मन है तो आप प्लीज अपनी सीट पर चलिए। अगर आपका मन नहीं है, कमाल भाई आपने जितना कहा था मैंने सब स्वीकार किया, सबके ऊपर मैं अवसर दे रहा हूं। अगर आपका मन नहीं है उस चलाने के लिए तो आप डिसाइड कर लो। चलिए मानी मैं संख्या, चलिए अगर आपका मन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी,
माननीय संसदीय में मत संख्या 2 माननीय मुख्यमंत्री जी। अब इनका मन नहीं है तो हेलो मत संख्या 2 चलिए कोई बात नहीं, आपका मन नहीं है तो मुझे कोई बात नहीं। मत संख्या 2 पहले पेज पर ही है, मत संख्या 2 पहले पेज पर है। बटा 2025/14/7/2025 को खान और खनिज ब्रैकेट में विकास अधिनियम 1957 की धारा 28 की धारा 3 के अधीन सदन के बगल पर रखता है। मत संख्या 3 माननीय मुख्यमंत्री जी। 3 माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 1। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एसआईआर का मुद्दा और इस पूरे के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से यहाँ पर हल्ला बोल कर रहे हैं। ये तस्वीर सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। कल भी जोरदार हंगामा किया गया विपक्ष की ओर से और आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है। एसआईआर का मुद्दा, वोटर वेरिफिकेशन का ये पूरा मामला जिसको लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्षी दल लगातार हमलावर, ये यूथ कांग्रेस की तस्वीर को डिटेन कर लिया गया है। जी विद्यार्थियों के साथ जुमला, कभी किसी चीज में जुमला, आज उनका वोटों का जुमला जब साबित हुआ है, जब उनका जुमला बाहर आया है, तो आज वो हमें जवाब देने की जगह छुपकर सीआरपीएफ का सहारा ले रहे हैं, प्रशासन का सहारा ले रहे हैं। आज युवा सड़कों पर उतरकर जवाब मांगता है, सवाल करता है नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी। बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर। हमारे संवाददाता दीपक रावत यहीं पर मौजूद है। दीपक, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो कि आवाज भी अपनी बुलंद कर रहे हैं, हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है दीपक? दीपक, आवाज आ रही है आपको? तो वोटर लिस्ट का मुद्दा, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का ये पूरा मामला, दिल्ली में यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन और वहीं की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से वहां पर सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ यहाँ नारेबाजी की जा रही है, ये उसी की तस्वीर है। कल भी आपने देखा था तमाम विपक्षी दल सरकार और चुनाव आयोग को लेकर नारेबाजी करते हुए आगे चुनाव आयोग के दफ्तर तक लगातार जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये आज की तस्वीर आपके सामने है, यहाँ पर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा और यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन। दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है जहां पर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मामले को लेकर ये चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में यहाँ और उनको डिटेन भी कर लिया गया कि ये जानकारी वहां से सामने आ रही है। दीपक रावत मेरे साथ जुड़े हुए। दीपक, अगर आपको आवाज आ रही है तो तस्वीरें वहां की दिखाइए और बताइए किस तरीके से इनको डिटेन किया जा रहा है अब। दीपक। जी बिल्कुल, यूथ कांग्रेस की तरफ से आज प्रोटेस्ट यहाँ पर आह्वान किया गया था। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। ये था 5 जो रायसीना मार्ग है वहाँ से इनको चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना था और उससे पहले ही जंतर मंतर रोड पर ही बैरिकेड कर इन तमाम लोगों को रोका गया और उसके बाद जब ये लोग नहीं माने तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने इन सभी को डिटेन कर लिया। ये देखिए कि कुछ लोगों को बस में बैठाया गया है। आगे आप तस्वीरें देख रहे हैं, उदय भानु चिप जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, उनको डिटेन किया गया। तुम्हें एक्सपोज करने का काम और लोगों को उनके हक दिलाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी और करती रहेगी। आगे नहीं जाने दिया, आगे नहीं जाने दिया, लेकिन कब तक रोकेंगे। आज हमें अंदर किया, ऐसे सैकड़ों राहुल गांधी के सिपाही, भारत माता के लाल इस देश में हैं जो देश के लोगों की आवाज उठाएंगे, वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कह रहे हैं कि आवाज उठाते रहेंगे। उदय भानु चिब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पहले से ही यहाँ पर तमाम तैनाती कर दी गई थी। आप पीछे देखें तो पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पहले से ही यहाँ पर तैनात हैं और वाटर कैनन की गाड़ियां भी यहाँ पर तैनात की गई थी। सीधे तौर पर पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि आपको इस तरह के प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं है और ना इजाजत मांगी गई है। तो ऐसे में इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर
नहीं हो सकता। इसलिए ये तमाम जो पुलिस बल है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो सभी को अब पीछे की तरफ धकेल रहा है और जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे उनको डिटेन कर दिया गया। तो ये देखिए तस्वीरें, ये जंतर मंतर रोड की तस्वीरें हैं जहाँ पर यूथ कांग्रेस का मुख्यालय है रायसीना रोड पर, और वहाँ से थोड़ी दूरी पर चुनाव आयोग का दफ्तर पड़ता है। वहाँ पर इन लोगों को जाना था और एक तरीके से मेमोरेंडम देने की बात ये कह रहे थे कि जिस तरीके की जो सच्चाई है वो राहुल गांधी ने दिखाई है, राहुल गांधी ने जो तथ्य दिखाए हैं कि वोट चोरी किस तरीके से हो रही है, उसी तथ्यों को उनको रखना था वहाँ पर और उसको लेकर वहाँ पर बात करनी थी। तो ये दूसरी बस आप देख रहे हैं जहाँ पर यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को बस में भरा गया है और आगे भी आप देखेंगे तो वहाँ पर धक्का मुक्की होती हुई। नीरज जी, क्या आज आप डिटेन किया? ये देखिए बीच सड़क में देखिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बसों के आगे बैठ गए, बसों के आगे आ रहे हैं ताकि यहाँ से कार्यकर्ताओं को आगे ना ले जाया जाए और बस के आगे आकर विरोध कर रहे हैं। पुलिस जो है पीछे की तरफ धकेलते हुए कि किसी का रास्ता ना रोके। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए आपस में झड़प होती हुई रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है उनके बीच में उनको पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ता जो है वो बसों के आगे आ रहे हैं ताकि बस आगे न जाने दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी की पुलिस हम सब युवा साथियों को कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार इस लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है, मोदी सरकार बैकडोर से एंट्री करवा के फिर उसके बाद तो गुस्से में और बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर ही ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और वहां पर ये कहा जा रहा है कि इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वोटर लिस्ट के मामले पर चर्चा ये चाहते हैं और मेमोरेंडम देना चाहते हैं चुनाव आयोग को, जो उनकी मांग है। ये बसों में भरकर इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है क्योंकि कल भी आज दूसरा दिन हंगामे का, कल भी वो तस्वीरें देखी थी, दीपक वहीं पर मौजूद है, सुनिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहाँ पर जवान मौजूद हैं जो इनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और अगर इनको रोका जा रहा है उसके बाद इनका गुस्सा और बढ़ता हुआ नारेबाजी करते हुए आप तोड़ दिया सर। वोटर वेरिफिकेशन का ये मामला है और यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, हालांकि जो जवान यहाँ पर तैनात हैं, मुस्तैद हैं, वो इनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अंदर चले जाइए, अंदर अपने दफ्तर के अंदर चले जाइए, अगर आप बाहर आते हैं तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा जैसे बाकियों को किया गया है और ये अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही थी। लेकिन अब देखिए कि स्थिति ये है कि जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं अपने दफ्तर के बाहर अपने झंडों के साथ, बैनर के साथ, और अब उनको पुलिस बल जो है, अर्धसैनिक बल जो है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो हैं वो उनके दफ्तर की तरफ उन्हें धकेल रहे हैं ताकि सड़क पर हंगामा ना हो। और इस सड़क को जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से बंद है, आप देखिए कि ये पूरी जो सड़क है रायसीना, संसद का सत्र भी चल रहा है, ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन की इजाज़त यहाँ पर नहीं दी जा सकती क्योंकि संसद बिल्कुल पास में ही है। तो इसलिए ये यहाँ पर से पुलिस जो है अब इस पूरे रोड को खाली कराने की कवायद कर रही है। एक और संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है। दोनों सदनों में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा और इसीलिए लोकसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है। और दूसरी ओर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दीपक, क्या कहा जा रहा है, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, क्या कहा जा रहा है इनकी ओर से? क्योंकि चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि भाई कम लोग आइए, सीमित लोग आइए, फिर बात होगी, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो इस तरीके से कैसे बात हो पाएगी? अब इनकी ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या चाहते हैं ये अब आगे? जी देखिए, कल भी जब सांसदों ने मार्च करना शुरू किया था तब भी चुनाव आयोग ने कहा था कि 12:30 बजे का वक्त देते हैं, आप आ जाइए, आप अपने 10-12 सांसदों के साथ एक डेलीगेशन के साथ पहुंचिए और अपनी शिकायत जो है, अपना मेमोरेंडम जो है वो दे सकते हैं। लेकिन कल भी कांग्रेस के तमाम सांसदों ने इनकार कर दिया। तो कह रहे थे कि हम संयुक्त तौर पर पूरा इंडिया ब्लॉक जो है वो मार्च करना चाहता, अपना मेमोरेंडम देगा, सिर्फ एक डेलीगेशन क्यों अपना मेमोरेंडम देने जाएगा। तो कुछ ऐसे ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग सब इतनी
बड़ी संख्या में अगर जाएंगे तो कैसे बात होगी। चुनाव आयोग की ओर से ये कहा गया और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, चुनाव आयोग उसको बार बार निराधार बता रहा है, गलत बता रहा है और ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से कि आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन कम लोग आइए। अलग अलग दलों से अगर एक एक दो लोग आते हैं तो उन लोगों से बात हो सकती है, लेकिन अगर भीड़ के तौर पर लोग आएंगे, सांसद आएंगे या फिर ये कार्यकर्ता ही आएंगे तो बात कैसे हो पाएगी। कल भी चुनाव आयोग की ओर से ये कहा गया और आज की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का ये मुद्दा हंगामे का दूसरा दिन है और आज हंगामा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपके सामने है। एक और संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है। लोकसभा राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे को लेकर और साथ ही चुनाव आयोग पर भी वोटों की चोरी का आरोप लगाया जा रहा है और इसीलिए कल भी आपने देखा था किस तरीके से अलग अलग दलों के तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता सड़कों पर उतरे थे और चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की वो मांग कर रहे थे। उनको रोका गया था, कल भी डिटेन किया गया था, हालांकि 2 घंटे के बाद उनको छोड़ दिया गया था। चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, कल की वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी, लेकिन आज की ये तस्वीर आपके सामने है। यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है, सीधी आपको तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और यहाँ से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना है, चुनाव आयोग के दफ्तर उनको जाना है, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी है और एसआईआर के मुद्दे पर वो बात रखना चाहते हैं। जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है वो गलत हो रहा है, वोटों की चोरी की जा रही है, ये आरोप बार बार लगाया जा रहा है और ये तस्वीर सीधी उसी की बानगी आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें, एक और संसद का मॉनसून सत्र लगातार जारी और दूसरी ओर इस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर जो हैं वो हल्ला बोल कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर के साथ वो निकले हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन भी यहाँ से किया जा रहा है और बसों में भरकर यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे लिया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हंगामे का आज दूसरा दिन है और लगातार हंगामे के बीच ही लोकसभा की जो कार्यवाही है वो दोपहर 3 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही वो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उसके बाद फिर से कार्यवाही चलेगी, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।